चलिए, तो आज हम लोगों को हिमालय पर्वत देखना है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था हिमालय का जो वर्गीकरण है वो हम लोगों ने समझ लिया था किस प्रकार से हिमालय को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो हिमालय को हम लोगों ने क्या देखा कि 4 भागों में बांटा गया है, ये हम लोगों ने समझ लिया है कि ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी या फिर बाह्य हिमालय। तो इस प्रकार से 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है, ये हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में समझ लिया है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे देखा था, ये 4 हिमालय मतलब 4 भागों में बांटा गया है। तो ये वाले हिस्से में जो हमको हिमालय देखने को मिल रहा है इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम लोगों ने 4 श्रेणियों के बारे में बात किया था, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। इस प्रकार से 4 श्रेणियों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये 4 श्रेणियों को हम लोगों ने बात किया है। ये ठीक, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है। इसके बाद यहाँ पर जो वृहद हिमालय है, ठीक है, वृहद हिमालय कहाँ है, ये वाला जो हिस्सा है ये वृहद हिमालय यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है ये वृहद हिमालय है। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, मतलब ये वाले पॉइंट से लेकर के पूरा ये वाले पॉइंट तक, मतलब यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पर जो वृहद हिमालय है वो फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लघु हिमालय देखा था, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय इसको कहते हैं। इसी लेसर हिमालय में 3 श्रेणियाँ आती हैं, एक पीर पंजाल है, एक धौलाधार है, एक महाभारत श्रेणी है। तो 3 श्रेणियाँ इसके अंतर्गत शामिल है। कौन कौन सा, यहाँ पर ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं पीर पंजाल, यहाँ पर ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं धौलाधार, यहाँ पर ये जो श्रेणी है इसको क्या बोलते हैं, महाभारत। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत को हम लोगों ने, मतलब हिमालय पर्वत में यहाँ पे हम लोगों ने मध्य हिमालय के अंतर्गत ये 3 श्रेणियों को भी हम लोगों ने देखा। और लास्ट में यहाँ पर शिवालिक श्रेणी था। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में क्या था, ये शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक या फिर इसी को क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय बोलते हैं, आउटर हिमालय बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका अलग अलग नाम है। तो ये 4 भागों में हम लोगों ने हिमालय को बांटा और इनके अंतर्गत जैसे कि ट्रांस हिमालय पर 4 भाग और है, लघु हिमालय के अंतर्गत 3 भाग और है, इस प्रकार से। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। अब आज हमको हिमालय का और डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, तो इस प्रकार से ये हिमालय है, इसको हिमालय को ध्यान से देखेंगे तो इधर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इधर इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होते जाती है। इसी प्रकार से मैंने आपको समझाया हुआ था, तो इधर चौड़ाई क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है, लेकिन इधर ऊंचाई बढ़ते जाती है। ऐसे ऊंचाई क्या होती जाती है, इधर बढ़ते जाती है। ऐसे जैसे जैसे हम यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से बढ़ेंगे, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है लेकिन चौड़ाई कम होती जाती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। नेपाल और तिब्बत वाले क्षेत्र में है, नेपाल में आता है वो। ठीक है, बॉर्डर में है रहने को। तो ये ऐसा कुछ है। अब हमको इसी जो हिमालय जो देखे हैं इनमें एक एक हिमालय को विस्तार से हमको समझते हुए जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो क्या है, ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय में पहला क्या था, काराकोरम श्रेणी है। तो इस काराकोरम श्रेणी के बारे में हमको पहले बात करना है। काराकोरम श्रेणी में और क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हमको यहाँ पर देखना है। हालांकि मैं चाहूँ तो यहाँ आपको इस प्रकार से इनका डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन इसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें आपको समझ तो आ जाएगा लेकिन चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। आपको मैं सीधा मैप में समझाते हुए जाऊँगा। आप चाहें तो बाद में इसको रीड कर लेंगे, एक एक बार इसको सिंपल पढ़ करके आगे निकल जाएंगे, या फिर इसका मैं आपको नोट्स दे दूँगा, उसको आप लोग पढ़ करके आगे उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है कि ये जो ट्रांस हिमालय है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय को देखेंगे। ट्रांस हिमालय के बाद में फिर और अन्य जो हिमालय इधर वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इनको देखना है। अब देखिए ट्रांस हिमालय को ध्यान से। अब एग्जाम में बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा टाइप का आपको दिमाग में नहीं लाना है। हर एक पॉइंट यहाँ पर जो भी मैं बताते जा रहा हूँ, हर एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट जितना भी यहाँ पर फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो। तो देखो ये जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी के बारे में क्या आपको याद रखना है। तो काराकोरम श्रेणी को एक तो क्या क्या बोलते हैं, इसको एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी क्या बोलते हैं, एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसी को कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी को क्या बोलते हैं, कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि एशिया की रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, इसी को कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका देखिए काराकोरम श्रेणी के बारे में। अब जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको ध्यान यहाँ देना है। तो यहाँ पर एक माउंटेन है, मतलब एक पर्वत है इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक पर्वत इस प्रकार से है। ये इस तरह से, और इस पर्वत का नाम है K2। ठीक है, K2 है। इसी को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है।
गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो केटू है, मतलब ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी अगर आपसे ऊंचाई कोई पूछे तो याद रखना इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है, ये 8,611 मीटर के साथ ही हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है केटू। और ये केटू है वो कहाँ है? ये काराकोरम रेंज में है। यहाँ पर काराकोरम जो माउंटेन रेंज है, इसी में यहाँ पर क्या है? केटू है। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में यहाँ पर हमारा ये केटू मिल गया। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको कहा जाता है ना, ये केटू इस प्रकार से। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है कि इस वाले क्षेत्र में ऐसे एक ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इसका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा मतलब कि सबसे लंबा ग्लेशियर इसको बोलेंगे। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर, या फिर सबसे बड़ा ग्लेशियर भी लिख सकते हो। ठीक है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है ये। इसकी लंबाई पूछेगा कोई तो 76 किलोमीटर बताना है। ठीक है, 76 किलोमीटर क्या बताना है? इसका लंबाई बताना है। चलिए, दो पॉइंट हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लिए। अब यहाँ पर कुछ कुछ और भी ग्लेशियर हैं जिसका नाम मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, हालांकि वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इसी जो काराकोरम रेंज है, इसमें एक और ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं हिस्पर। ठीक है, इसको मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको डिटेल में बाद में लिखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ग्लेशियर है उसको हिस्पर बोलते हैं। यहाँ पर एक और ग्लेशियर है, इसको बियाफो बोलते हैं, हिस्पर बियाफो। और यहाँ पर एक और ग्लेशियर मिलेगा, इसका नाम है बालतोरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? एक हिस्पर है, एच से क्या रहेगा? हिस्पर रहेगा, हिस्पर है। बी से रहेगा बियाफो, और फिर बी से क्या रहेगा? हिस्पर बियाफो, फिर रहेगा बालतोरा। इस प्रकार से, है ना। चलो इसको फिलहाल यहाँ से मिटाओ, मैं छोटा छोटा ही सही लेकिन मैं लिख देता हूँ। बाद में हो सकता है यही चीज़ आपको नोट्स के फॉर्म में मिले, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा क्लास, लेकिन आपको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से इसको समझते हुए जाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको मैं इतना मतलब जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा सकता, इसको बहुत विस्तार से ही पढ़ाऊँगा मैं। तो यहाँ पर ये हिस्पर है, ये रहेगा बियाफो, और ये रहेगा बालतोरा। ठीक है, तो हिस्पर बियाफो बालतोरा, और यहाँ पर एक क्या चीज़ है? सियाचिन है।
सियाचिन तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर काराकोरम रेंज में चार ग्लेशियर को देखा, ठीक है, चार ग्लेशियर को, इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर है उसको हम लोगों ने देखा। इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन उन सबका नाम आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो चारों का नाम इस प्रकार से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HBBS, हिस्पर बियाफो, है ना, ये हिस्पर है, ये बियाफो है, और ये बाल्तोरा है, और ये सियाचिन है। तो हिस्पर बियाफो बाल्तोरा सियाचिन, इस प्रकार से चारों का नाम एक साथ ऐसे याद रख सकते हैं, HBBS, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या चीज़ है, K2 है, K2 मतलब कि गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काराकोरम रेंज में ये सब चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लद्दाख श्रेणी वगैरह को देखना है, लेकिन लद्दाख श्रेणी वगैरह को देखने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें और इधर समझते हैं इसको। यहाँ पर हमको एक और पर्वत इस प्रकार से देखने को मिलता है, कुछ इस वाले भाग में, ठीक, इसका नाम है राकापोसी। इसको राकापोसी के नाम से जाना जाता है। राकापोसी, और ये जो राकापोसी है ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली ऊंची चोटी है, ठीक है। इसका जो ढलान है बहुत तीव्र है, बहुत तीखा ढलान है इसका, मतलब इसे पहाड़ कैसे होता है, ऐसे पहाड़ रहते हैं, लेकिन इसका ये ऊंचाई है कुछ ऐसे, एकदम तीखा ढलान है, एकदम तीव्र ढलान वाली है ये। तो ये जो राकापोसी है इसको हम क्या लिखेंगे कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली ऊंची चोटी है ये। ठीक है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी या फिर ऊंची चोटी, इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, ठीक है, ध्यान में रखने से ढलान क्या है, तीव्र है। गाडविन ऑस्टिन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी था। ग्लेशियर के बारे में, मतलब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि ये भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर था। तो इस प्रकार से सबका अपना अपना एक एक इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब और हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको फिर एक पर्वत देखने को मिलता है, ये वाले क्षेत्र में, है ना, कुछ इस पर, ये वाले पॉइंट पर हमको ऐसे देखने को मिलता है। ये लगभग लद्दाख रेंज और यहाँ पर जो काराकोरम रेंज है उसके आसपास में है ना, कुछ ऐसे, मतलब ये मान सकते हैं ये लद्दाख रेंज के आसपास में है। तो ये जो है ये पर्वत का नाम है नंगा पर्वत, ठीक, इसका नाम क्या है, नंगा पर्वत। ठीक, इसको नंगा पर्वत कहा जाता है, और ये भारत की सबसे पश्चिमी चोटी है, ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, भारत की सबसे पश्चिमी छोर है ये। इसको भारत का नहीं बोलेंगे, सॉरी, भारत का नहीं बोलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको हिमालय की सबसे पश्चिमी छोर बोलेंगे ना, ये पॉइंट को आपको नोटिस, मतलब ध्यान देना है, क्योंकि भारत की सबसे पश्चिमी छोर नहीं है ये सब हिमालय की सबसे पश्चिमी छोर है, इसको विशेष करके ध्यान में रखें, क्योंकि हम लोग भारत की सबसे पश्चिमी छोर गुजरात में देखने वाले हैं। अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसको मैं लिखवाऊँगा, है ना, ये हिमालय की सबसे पश्चिमी छोर है। ऐसे हिमालय की क्या है ये, पश्चिमी चोटी है। चलिए, इसी प्रकार जब यहाँ पर, जब हिमालय की कोई पश्चिमी चोटी है तो यहाँ पर पूर्वी चोटी भी कहीं ना कहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, हिमालय का पूर्वी चोटी यहाँ पर आएगा, ये वाले क्षेत्र में, मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये वाले पॉइंट में
अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या रहेगा, हिमालय का सबसे पूर्वी छोर आएगा, ठीक है, पूर्वी चोटी आएगी इस प्रकार से ये वाले पॉइंट पर। और इसका नाम क्या है, इसका नामचा बरवा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नामचा बरवा बोलते हैं। ऐसे ये हिमालय का सबसे पूर्वी छोर रहेगा ये। ऐसे हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, नामचा बरवा को। चलिए ये दोनों को याद रखेंगे, इधर क्या है, नंगा पर्वत है और यहाँ पर क्या है, नामचा बरवा है, ठीक है, नामचा बरवा और नंगा पर्वत देख लिए दोनों को। अब इसके बाद देखिए और आगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो जितने भी जो नदियाँ हैं उसको ध्यान देना है ना, मतलब सभी नदी को ध्यान नहीं देना है, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो ये कैलाश नदी, तो कैलाश नदी में एक पॉइंट है, ये कुछ इस वाले जगह में एक यहाँ पर झील है, ठीक है, मानसरोवर झील, आप लोग नाम सुने होंगे। तो ये जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, ठीक है, इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है, ये वाले पॉइंट से। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी, ऐसे नदी निकल कर इधर आगे बढ़ती है इस तरह से, आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से इधर पहुंचती है और यहाँ से लद्दाख श्रेणी को क्रॉस करते हुए ये इधर ऐसे आगे बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ लद्दाख श्रेणी को ऐसे काटते हुए इधर ऐसे आगे बढ़ती है और ये कुछ इधर ऐसे बहते हुए अरब सागर में चली जाती है, ठीक है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी, ठीक है, नदी को ध्यान में रखें, क्या है नदी का नाम, सिंधु नदी है। सिंधु नदी, ठीक है, इसको इंडस रिवर बोला जाता है। इस प्रकार से इंडस रिवर, ठीक है, सिंधु नदी। तो ये जो सिंधु नदी है, आप यहाँ पर ध्यान से इसको देखेंगे तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मतलब कहाँ से निकली है। सिंधु नदी जो है वो निकली है मानसरोवर झील से, है ना, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत, मतलब कि जो कैलाश पर्वत है, इस कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से ये निकली है, मानसरोवर। इस मानसरोवर झील से यह सिंधु नदी निकली है और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये जो श्रेणी है वो जास्कर श्रेणी है और यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है। तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य यहाँ पर प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है, और यहीं पर जो लद्दाख की राजधानी है लेह, ये वाले पॉइंट पर, ठीक है, वहीं पर लेह है, ठीक है, आगे हम लोग उसको और देखेंगे। तो ये वाले पॉइंट पे क्या है, लेह है, लेह मतलब कि लद्दाख की राजधानी है इस वाले पॉइंट पर, सिंधु नदी किनारे। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर जो सिंधु नदी है वो लद्दाख नदी को काटते हुए आगे बढ़ी है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये जो लद्दाख रेंज है, ठीक है, यहाँ पर लद्दाख नदी है, इस लद्दाख नदी को सिंधु नदी के आगे है, ठीक है, इस लद्दाख नदी को सिंधु नदी इस वाले पॉइंट पर काटते हुए आगे ऊपर की ओर बढ़ी है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर काटते हुए, ठीक है, ये वाले पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है उसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, बुक में बहुत अच्छे से इसको दिया रहता है। ये जो जगह है जहाँ पर लद्दाख नदी को सिंधु नदी काटती है, इस जगह का नाम है बुंजी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बुंजी बोलते हैं, बुंजी,
ठीक है। और यहाँ पर जब ये लद्दाख से नदी को जब ये सिंधु नदी काटती है तो गहरा खाई बन जाता है, गहरा खाई जैसा बन जाता है, मतलब कि पहाड़ को अगर बीच से काट दिया जाए तो गहरा गड्ढा बन जाएगा, वहाँ पर एकदम खाई जैसा बन जाएगा। तो उसी को गॉर्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको गॉर्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बुंजी गॉर्ज बन जाता है, ठीक है, बुंजी गॉर्ज। तो बुंजी गॉर्ज कहाँ पर बनता है तो याद रखेंगे ये लद्दाख रेंज में बनता है। और कहाँ पर बनता है, लद्दाख में बनता है। कौन सी नदी बनाती है, ये सिंधु नदी बनाती है, ठीक है। इंडस रिवर यहाँ पर बुंजी गॉर्ज बनाती है, ठीक है, बुंजी गॉर्ज, ऐसे इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा, बुंजी गॉर्ज, ऐसे गॉर्ज लिखा था ऐसे, ठीक है। तो बुंजी गॉर्ज है। तो जो बुंजी गॉर्ज है उसको कौन सी नदी बना रही है, यहाँ पर सिंधु नदी बना रही है। कहाँ पे बना रही है, लद्दाख रेंज में बना रही है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और ये जो बुंजी गॉर्ज है, ये बुंजी गॉर्ज हमारे भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है, हमारे भारत का क्या है, सबसे गहरा गॉर्ज बोलते हैं इस बुंजी गॉर्ज को, ठीक है। अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, बुंजी गॉर्ज है ये भारत का सबसे गहरा गॉर्ज। अब देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पर एक और नदी है, ठीक है। यहाँ पर एक और इस प्रकार से एक नदी बहते हुए इस प्रकार से यहाँ पर आती है और ये जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है श्योक नदी, ठीक है। नदी का नाम क्या है, श्योक नदी बोलते हैं। श्योक नदी को ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज के बीच में यहाँ पर बहती है, ठीक है। श्योक नदी किसके किसके बीच में बह रही है, तो लद्दाख से नदी और काराकोरम के नदी के बीच में यहाँ पर श्योक नदी बहती है। ठीक है, ये श्योक नदी है। तो ये श्योक नदी किसके किसके बीच में बह रही है, लद्दाख और काराकोरम के बीच में बह रही है और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, याद रखेंगे। ये श्योक नदी लद्दाख और काराकोरम के बीच में बहती है और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब इसके बाद एक और पॉइंट याद रखेंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है इसलिए इसको बताना जरूरी है। यहाँ पर जो हम लोग सियाचिन ग्लेशियर देखें ना, इस सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी और निकलती है इस प्रकार से, और ये आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से जा करके श्योक नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम है नुब्रा नदी, ठीक है। इस नदी का क्या नाम है, नुब्रा नदी। नुब्रा नदी ये कुछ ऐसे। और नुब्रा नदी यहाँ पर नुब्रा घाटी से बहते हुए जाती है, ठीक है। नुब्रा वैली इसको बोलेंगे, ठीक है। नुब्रा घाटी से बहते हुए आगे बढ़ती है नुब्रा नदी। तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके किस दिशा में है नुब्रा वैली, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट दक्षिण में देखोगे तो यहाँ पर नुब्रा वैली है, ऐसे टाइप एक प्रश्न बना हुआ था, इसीलिए यहाँ पर इसको बताना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा कि एक तो सिंधु नदी यहाँ पर देख लिया, लद्दाख और यहाँ पर जास्कर के बीच में बहती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो श्योक नदी है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। फिर जो नुब्रा नदी है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर ये पिघल पिघल करके यहाँ पर नदी बनती है, नुब्रा नदी बनती है। नुब्रा नदी जाकर किससे मिल जाती है, श्योक नदी मिल जाती है, और श्योक नदी फिर जाकर के सिंधु नदी मिल जाती है। तो इस प्रकार से नदी यहाँ पर आगे बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नदी नीचे साइड से याद रख लेंगे, इस नदी का नाम है जास्कर नदी। अरे जास्कर रेंज में बहती है इस प्रकार से, मतलब कि जास्कर पर्वत नदी को क्रॉस करते हुए जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, जास्कर नदी है ना, जास्कर नदी। जास्कर नदी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य मुख्य जो नदियाँ हैं ये सबको हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये जो ट्रांस हिमालय था, ये ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा फैक्ट यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर काराकोरम नदी है ना। काराकोरम नदी, इसको एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, इसी को कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है ना। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। एक मिनट, ठीक है। तो हम लोगों ने काराकोरम रेंज के बारे में क्या देखा, इसी को कृष्णगिरी पर्वत बोलते हैं। इसी को और याद रखेंगे तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो ग्लेशियर ऐसे हैं और ये तिब्बत वाले क्षेत्र में कुछ यहाँ पर फैला हुआ, इसलिए इसको तिब्बती हिमालय के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए, इसमें और हम लोगों ने क्या देखा कि इसी में एक केटू है ना, इस वाले पॉइंट पर एक केटू है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसी में यहाँ पर एक राकापोसी है, ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली एक ऊंची चोटी है। इसी में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, हिस्पर, ब्याफो, बाल्तोरा, सियाचिन, ये सभी ग्लेशियर इसी में हैं। इसी को मतलब एशिया की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। काराकोरम नदी क्या बोलते हैं,
एशिया की रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है, काराकोरम रेंज को। चलिए, तो ट्रांस हिमालय के बारे में यहाँ पर तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मानसरोवर झील में और एक दो पॉइंट है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मानसरोवर झील के आसपास में, मतलब यहाँ पर जो कैलाश नदी है, इसी कैलाश श्रेणी में एक दो पॉइंट और हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एक पॉइंट यहीं पर, मतलब कि जहाँ पर मानसरोवर ग्लेशियर है ना, उसी के पास में एक और छोटा सा ग्लेशियर है ऐसे। ये जो ग्लेशियर है इसका नाम है राकसताल, ठीक है, राकसताल, आगे मैं लिखूंगा इसको। तो इस राकसताल से एक नदी और निकलती है कुछ इस प्रकार से, और नदी बहते हुए इस प्रकार से इधर बहती है, और ये आगे बढ़ करके यहाँ पर सिंधु नदी से जाके मिल जाएगी, ये कुछ ऐसे, ठीक है। इस नदी का नाम है सतलज नदी, इसका नाम है सतलज नदी। ये सतलज नदी है, ठीक है। ये देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय से पार करते हुए इस प्रकार से यहाँ पर है। ये कहाँ से निकलती है, मैंने बोला राकसताल, याद रखेंगे, ठीक है। राकसताल या फिर राक्षस ताल के नाम से इसको जाना जाता है। ये ऐसे, जब हम लोग नदी पढ़ेंगे तो इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे, है ना। तो राकसताल जो झील है वहाँ से निकलती है। अब ये नहीं सोचना है कि सर आप नदी पर्वत पहाड़ सब को एक ही में बता दे रहे, वैसे नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ से आपस में लिंक करके क्वेश्चन बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे बताना बहुत ज़रूरी है ना। इसको जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला था कि इसका अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, है ना। प्रॉपर तरीके से एक बड़ा सा डायग्राम आपको बनाना है, बड़ा वाला चार्ट शीट में, मतलब ड्राइंग शीट में आपको इस प्रकार से बनाना है। मैं पहले ही बोल दिया था, तो अगर नहीं बन रहा तो अभी सिंपल ऐसे देखिए, और उसके बाद आप लोग फिर से उसको बनाने की कोशिश करिएगा। मतलब कि दोबारा उसको जब देखेंगे तो दोबारा इसका सीधा मतलब कि नोट्स वगैरह बनाते हुए जब देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी है ना। इस ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल यहाँ पर है इसको बोलते हैं चेमा युंगडुंग। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर तिब्बत में बोलेंगे तो सांगपो के नाम से जानते हैं, यानी इसको सांगपो कहा जाता है ऐसे, तो सांगपो लिखाता है, लेकिन ये टी साइलेंट रहता है, सांगपो, ये सांगपो बोलते हैं इसको। और यही हमारे यहाँ पर भारत में आने के बाद ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर ये दिहांग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे हम लोग उसको देखें, नदी पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आगे आपको सबको अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पर फिलहाल जितना बताते जा रहा हूँ उतना लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से निकलती है, ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, या फिर छोटा छोटा और यहाँ पर ग्लेशियर है, मतलब कि 2-3 ग्लेशियर, जैसे कि गूगल में सर्च करेंगे ना, ओरिजिन ऑफ सांगपो रिवर ऐसे लिख करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये आपको चेमा युंगडुंग ना दिखा के कुछ हो सकता है कुछ और ग्लेशियर दिखाए, ठीक है। तो उसमें आपको जैसे कन्फ्यूज नहीं होना है, वो मतलब कि आपको 3-4 ग्लेशियर यहाँ पर है, 3 ग्लेशियर हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिलहाल तो उसका नाम ऐसे कुछ ए से नाम है, ठीक है, उसका ए से नाम है, और एक के से ऐसे कुछ नाम है, अंसी ऐसे कुछ नाम है उसका, अंसी, और के से कुबा ऐसे कुछ उसका नाम है। तो 3 ग्लेशियर यहाँ पर है, तीनों पिघल करके ऐसे यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी बनती है, ठीक है। ये इधर बहती है, ये नदी किधर बहती है, इधर बहती है, और ये नदी किधर जा रही है, उधर जा रही है। तो इस प्रकार से तीनों नदियों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। बाकी नदी जब पढ़ेंगे तो ये सांगपो रिवर के बारे में और हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे, अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे। तो मानसरोवर झील के पास में 3 नदियों को यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 3 नदी निकल रही है। एक तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से यहाँ पर ये जो सांगपो रिवर है वो निकल रही है, राकसताल के आसपास से ये सतलज नदी निकल रही है, और यहाँ पर यहाँ पर मानसरोवर झील के पास से यहाँ पर सिंधु नदी निकल रही है, ठीक है, इंडस रिवर निकल रही है। इस प्रकार से 3 नदियाँ हैं, ठीक है। तो तीनों नदी को अच्छे से यहाँ पर दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलो, तो ये हम लोगों ने अभी ये तो ट्रांस हिमालय है ना, ये ट्रांस हिमालय के बारे में बहुत डिटेल में जितना बताना चाहिए था उतना मैंने बता दिया। अब देखो इसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे के जो भी इधर है, जैसे कि यहाँ पर ये बृहद हिमालय है, यहाँ पर ये वाला जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में आपका पीर पंजाल है, धौलाधार है, महाभारत श्रेणी है, अलग अलग श्रेणियाँ हैं। तो इन श्रेणियों को भी हमको बहुत डिटेल में समझना है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब अगले क्लास में क्या करेंगे, यहाँ पर जो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक ही क्लास में अगर सबको बता दूंगा तो आपको समझने में भी दिक्कत होगा
और मुझे समझाने में भी दिक्कत होगा, है ना। तो इसलिए अगले क्लास में इसको बाकी जो भी बचा हुआ इसमें डिटेल है उसको समझेंगे हम लोग। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।